नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका एक ऐसी किताब के सफर में जो आपकी जिंदगी का नजरिया ही बदल देगी। द आर्ट ऑफ सेड्यूक्शन। यह सिर्फ मोहब्बत या प्यार की किताब नहीं, बल्कि एक ऐसी कला है जिससे आप किसी भी रिश्ते में अपनी पकड़ बना सकते हैं, लोगों के दिल और दिमाग पर राज कर सकते हैं। इस किताब में कुल 24 अध्याय हैं और हर एक अध्याय के अंदर छुपी है एक अनोखी सीख जो आपकी सोच और व्यवहार को पूरी तरह बदल देगी। इसीलिए कोई भी चैप्टर मिस ना करें ताकि आप कोई जरूरी बात न खो बैठें। इस वीडियो को अंत तक देखना बहुत जरूरी है। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी बातों को अनसुना ना करें, आपके जादू में आ जाएं और आप अपनी जिंदगी में पूरी तरह से कंट्रोल हासिल करें, तो यह किताब आपके लिए है। और हाँ, वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए ताकि आपको ऐसी और शानदार किताबों की वीडियो मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं इस जादुई सफर को। चैप्टर 1, चूज द राइट विक्टिम। इस अध्याय में लेखक बताते हैं कि अगर आप किसी को आकर्षित करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको यह समझना जरूरी है कि किसे आकर्षित करना चाहिए। हर इंसान आकर्षित होने के लिए तैयार नहीं होता। अगर आप ऐसे इंसान को प्रभावित करने की कोशिश करते हैं जो पहले से ही खुश, संतुष्ट और आत्मनिर्भर है, तो आपकी मेहनत बेकार जा सकती है। लेकिन अगर आप ऐसे इंसान को चुनते हैं जो अकेला है, जिसे अपनापन चाहिए, जिसे कोई समझने वाला नहीं मिला, तो वो आपकी तरफ खुद ब खुद खींचने लगेगा। मान लीजिए आपके मोहल्ले में दो लोग हैं। एक है नीरा, जो हमेशा अपने परिवार में व्यस्त रहती है, खुश रहती है और दोस्तों से घिरी रहती है। दूसरी है सोनिया, जो ज्यादातर अकेली रहती है। उसकी माँ बाप अक्सर उससे नाराज रहते हैं और कोई उसे ठीक से समझता नहीं। अब अगर कोई व्यक्ति दोनों में से किसी एक को दोस्त बनाने की कोशिश करे, तो सोनिया को आकर्षित करना आसान होगा, क्योंकि उसे भावनात्मक सहारा चाहिए, जबकि नीरा को ऐसा कुछ चाहिए ही नहीं। तो लेखक कहते हैं, ऐसे ही इंसान को चुनो जो अंदर से खाली महसूस करता हो, तभी तुम उसके दिल में जगह बना पाओगे। मान लीजिए आप एक ऑफिस में काम करते हैं। वहां एक सीनियर है, राहुल सर, जो हमेशा कॉन्फिडेंट हैं, उन्हें सब पसंद करते हैं। वहीं दूसरी तरफ एक और सहकर्मी है, विकास, जो हमेशा अकेले खाना खाता है, किसी से ज्यादा बात नहीं करता। अब अगर आप इन दोनों को अपनी बातों से प्रभावित करना चाहें, तो विकास को अपनेपन का एहसास दिलाना ज्यादा आसान होगा, क्योंकि उसके अंदर पहले से ही कमी है। जिस इंसान के अंदर पहले से ही भावनात्मक या सामाजिक कमी है, उसी को आकर्षित करना आसान है। जिसे प्यार, अपनापन या ध्यान की जरूरत हो, वही सही लक्ष्य है। यह अध्याय हमें यही सिखाता है कि हर इंसान को आकर्षित नहीं किया जा सकता। जैसे बीज को उगाने के लिए उपजाऊ जमीन चाहिए, वैसे ही सिडक्शन के लिए ऐसा इंसान चाहिए जो अंदर से भावनात्मक रूप से तैयार हो। चैप्टर 2, क्रिएट अ फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी, अप्रोच इनडायरेक्टली। एक बार की बात है, एक लड़का था अर्जुन, जो बहुत सीधे सादे स्वभाव का था। वो पढ़ाई में ठीक था, दफ्तर भी जाता था, किसी से लड़ता झगड़ता नहीं था, मगर उसकी जिंदगी में कोई खास रंग नहीं था। ना कोई उसका इंतजार करता था, ना कोई उससे सवाल करता था कि आज तुम उदास क्यों हो। सब कुछ चलता जा रहा था, पर सब कुछ बस थका देने जैसा था। फिर एक दिन उसकी जिंदगी में आई काव्या। काव्या कोई बहुत सुंदर नहीं थी, लेकिन उसकी बातों में कुछ ऐसा था जैसे वो किसी अनजानी दुनिया से आई हो। वो बात करती थी तो जैसे कोई कहानी सुन रही हो, छोटी छोटी चीजों को भी ऐसा सजाकर कहती कि सुनने वाला खो जाता। अर्जुन भी उसकी बातों में खो गया। वो जानता नहीं था कि क्या हो रहा है, लेकिन धीरे धीरे उसे काव्या की बातों की आदत लग गई। काव्या हर बार कुछ नया कहती, कभी अपने बचपन की किसी अजीब बात को लेकर हंसी में उड़ा देती, कभी कोई दुख ऐसा सुनाती जैसे वो किसी फिल्म का हिस्सा हो। वो कभी सामने से कुछ नहीं चाहती थी, लेकिन उसकी मौजूदगी में अर्जुन अपने आप को अलग महसूस करता था, जैसे कोई उसे पहली बार ध्यान से देख रहा हो। असल में काव्या वही कर रही थी जो लेखक हमें इस अध्याय में सिखाते हैं। रहस्यमय बनो, खुद को तुरंत पूरी तरह सामने मत रखो, थोड़ा पर्दा रखो, थोड़ा जादू, थोड़ा सस्पेंस। इंसान उसी चीज की तरफ खींचता है जो साफ दिखाई नहीं देती। काव्या अर्जुन को कभी पूरी तरह ये नहीं बताती कि वो क्या सोचती है या क्या चाहती है। वो उसे खुद ही सोचने देती है,
खुद ही अंदाजे लगाने देती है। और यही सोच सोचकर अर्जुन का मन उसके इर्द गिर्द घूमने लगता है। कभी कभार काव्या अचानक एक दिन गायब हो जाती। फोन नहीं उठाती, मैसेज नहीं करती। अर्जुन बेचैन हो जाता। फिर अगले दिन वो बड़ी ही मासूमियत से मिलती और कहती, अरे, मैं तो गांव चली गई थी दादी को देखने। और इतना कहकर मुस्कुरा देती। अर्जुन का दिल फिर से उसका हो जाता। लेखक यही कहते हैं, खुद को धीरे धीरे खोलो, सब कुछ एक बार में मत बता दो। रहस्य ही वो चीज है जो लोगों को आपको लेकर सोचने पर मजबूर करता है। जब आप किसी को खुद पर सोचने के लिए छोड़ देते हो, तो वे अंदर ही अंदर आपके बारे में कल्पनाएं बनाते हैं और उन्हीं कल्पनाओं में खो जाते हैं। काव्या अर्जुन को यह सोचने पर मजबूर कर देती थी कि क्या वो भी मुझे पसंद करती है? क्या उसका भी कोई दर्द है? वो ऐसी क्यों है? और यही सवाल, यही उलझन अर्जुन को उसके और करीब ले आती थी। ये अध्याय हमें सिखाता है कि जब तक आप खुद को एक खुली किताब बना देंगे, तब तक कोई आपको लेकर जिज्ञासा नहीं रखेगा। लेकिन अगर आप अपने अंदर थोड़ा रहस्य, थोड़ा जादू, थोड़ा अधूरापन रखें, तो सामने वाला खुद खुद आपकी ओर खिंचता चला जाएगा। चैप्टर 3, सेंड मिक्स्ड सिग्नल्स। इस अध्याय में लेखक कहते हैं कि अगर आप हमेशा एक जैसे व्यवहार करेंगे, यानी हमेशा मीठा बोलेंगे या हमेशा ही भावुक रहेंगे, तो सामने वाला आपको समझ जाएगा और उसमें आपकी दिलचस्पी खत्म हो जाएगी। लेकिन अगर आप कभी कभी गर्मजोशी दिखाएं, फिर अचानक थोड़ा ठंडे पड़ जाएं, कभी सामने वाले की तारीफ करें तो कभी चुपचाप रह जाएं, तो वो इंसान उलझन में रहेगा और आपकी ओर और खींचता चला जाएगा। लोग उसी चीज की तरफ ज्यादा आकर्षित होते हैं जो उन्हें पूरी तरह समझ नहीं आती। अब इसे एक कहानी की तरह समझते हैं। नेहा एक कॉलेज में पढ़ती थी। बहुत साधारण सी लड़की थी, ज्यादा बोलती नहीं थी, लेकिन उसकी आंखों में एक अलग सा ठहराव था। कॉलेज में एक लड़का था, आदित्य। हैंडसम, स्मार्ट और बहुत लड़कियों से घिरा रहता था। लेकिन पता नहीं क्यों नेहा की तरफ उसकी खास रुचि बनने लगी थी। नेहा उससे कभी सीधे मुंह बात नहीं करती थी और कभी कभी अचानक मुस्कुराकर हाय कह देती थी। आदित्य सोचता था कि शायद नेहा को भी वो पसंद है। लेकिन जब वो नेहा से बात करने की कोशिश करता, तो वो या तो बहाना बना लेती या किसी किताब में आंखें गड़ा लेती। फिर कभी एक दिन कैंटीन में वो खुद आकर बैठ जाती और कहती, तुम्हारे डिब्बे में आज क्या है? और फिर कुछ पल बात करके चली जाती। आदित्य उलझ गया। वो जान नहीं पा रहा था कि नेहा उसे पसंद करती है या नहीं। मगर यही उलझन उसे नेहा के बारे में सोचने पर मजबूर करती रही। वो दिन भर उसे लेकर सोचता रहता, क्या वो मुझे इग्नोर कर रही है या खेल खेल रही है? असल में नेहा वही कर रही थी जो लेखक इस अध्याय में सिखाते हैं। सामने वाले को सीधे जवाब मत दो, उसे मिले जुले संकेत दो। थोड़ी सी अटेंशन, थोड़ा सा भाव, फिर थोड़ी दूरी, और फिर कभी हल्की सी मुस्कान। इससे सामने वाला आपकी तरफ खींचता चला जाता है, क्योंकि उसे समझ ही नहीं आता कि आप क्या सोच रहे हैं। लोग जब किसी चीज को पूरी तरह नहीं समझ पाते, तो वो उसे और जानने की कोशिश करते हैं और वहीं से जुड़ाव शुरू होता है। नेहा के इसी मिश्रित व्यवहार ने आदित्य को उसके बारे में दिन रात सोचने पर मजबूर कर दिया और वो धीरे धीरे नेहा की ओर खींचता चला गया। लेखक कहते हैं कि आकर्षण का सबसे ताकतवर तरीका है कंफ्यूजन, यानी भ्रम पैदा करना। जब सामने वाला आपकी भावनाओं को लेकर निश्चित नहीं होता, तब वो भावनाएं और गहरी हो जाती हैं। अगर आप एक ही तरह का व्यवहार करेंगे, तो आप पढ़ी हुई किताब बन जाएंगे। लेकिन अगर आप कभी कभी गर्म, तो कभी कभी ठंडे दिखें, तो आप एक रहस्य बन जाएंगे और लोग रहस्यों के पीछे पागल हो जाते हैं। चौथा अध्याय, लक्ष्य को नतीजे तक ले जाएं, शब्दों की शक्ति का उपयोग करें। इस अध्याय में लेखक कहते हैं कि अगर आप किसी को सीधे कहें कि मैं तुम्हें पसंद करता हूं, तो बात वहीं खत्म हो सकती है। लेकिन अगर आप उसे इशारों, कहानियों और माहौल के जरिए धीरे धीरे उस भावनात्मक जगह तक पहुंचाएं, जहां वो खुद ये सोचे कि शायद मैं इस इंसान की ओर खींच रहा हूं, तो वो ज्यादा गहराई से जुड़ता है। लोग उसी चीज को ज्यादा अपनाते हैं जिसका निष्कर्ष उन्होंने खुद निकाला हो। अब इसे एक कहानी से समझते हैं। रवि और पूजा एक ही ऑफिस में काम करते थे। रवि पूजा से बहुत प्रभावित था,
लेकिन कभी सीधे जाकर ये नहीं बोला कि मुझे तुम अच्छी लगती हो। इसके बजाय वह हर दिन पूजा के पास जाकर छोटी छोटी दिलचस्प बातें करता। कभी एक पुरानी फिल्म का डायलॉग सुनाता, कभी अपने पापा मम्मी की लव मैरिज की कहानी बताता, कभी कहता कि कुछ लोग होते हैं जिनसे बात करते ही दिल हल्का लगता है। पूजा पहले तो इन बातों को हल्के में लेती रही, मगर धीरे धीरे वह रवि की कहानियों और शब्दों में खोने लगी। उसे लगने लगा कि ये लड़का अलग है, उसकी बातें सुकून देती हैं, और कहीं न कहीं शायद वो भी उसके लिए कुछ महसूस करने लगी थी। रवि ने पूजा को कभी नहीं कहा कि तुम मेरी जिंदगी में खास हो, लेकिन पूजा ने खुद ही महसूस करना शुरू कर दिया कि रवि की मौजूदगी उसे कुछ अलग सा महसूस कराती है। यही लेखक हमें सिखाते हैं। किसी को अपनी बात मनवाने का सबसे असरदार तरीका है कि सामने वाला खुद उस नतीजे तक पहुंचे। चैप्टर 5, क्रिएट टेम्पटेशन। इस अध्याय में लेखक बताते हैं कि अगर आप सामने वाले को वही चीज तुरंत दे देंगे जो वो चाहता है, तो उसकी दिलचस्पी जल्दी खत्म हो जाएगी। लेकिन अगर आप कोई चीज दिखाएं, थोड़ा छिपाएं, थोड़ा धीरे धीरे दें, तो सामने वाला लालायित रहेगा। आपको आकर्षक बनाने का सबसे मजबूत तरीका है सामने वाले के भीतर इच्छा पैदा करना और उसे अधूरा छोड़ देना। अब इसे एक कहानी में समझिए। रीमा सोशल मीडिया पर बहुत एक्टिव थी। उसकी प्रोफाइल बहुत सादा थी, मगर कभी-कभी वो अपनी जिंदगी की कुछ झलकियां डालती। एक किताब की तस्वीर, पहाड़ों में खींचा कोई साइलेंट वीडियो, या एक ऐसा गाना जो अधूरा रिकॉर्ड किया गया था। लोग उसे फॉलो करते थे, लेकिन रीमा कभी भी खुद को पूरी तरह नहीं दिखाती थी। ना पूरी तरह स्टाइलिश बनती, ना ही हर दिन ऑनलाइन रहती। लोग उसके बारे में जानना चाहते थे, लेकिन हर बार उन्हें बस थोड़ा सा मिल पाता। यही अधूरापन, यही टेम्पटेशन लोगों को रीमा की ओर खींचता था। कोई सोचता, ये कहाँ घूमने गई? कोई सोचता, इस गाने का पूरा वर्जन क्या होगा? सब रीमा के पीछे थे, लेकिन रीमा किसी के हाथ पूरी तरह नहीं आ रही थी। लेखक यही बताते हैं, अगर आप खुद को थोड़ा अधूरा रखें, सामने वाले को आपकी चाह बनी रहती है। जैसे दुकान की खिड़की में रखी चीजें दिखती तो हैं पर हाथ नहीं आती। बस वही लालच आपको स्पेशल बना देता है। चैप्टर 6, मास्टर द आर्ट ऑफ द बोल्ड मूव। इस अध्याय में लेखक कहते हैं कि अगर आप बहुत लंबे समय तक सिर्फ इशारों में बात करते रहेंगे, तो सामने वाला बोर हो जाएगा या किसी और की ओर मुड़ जाएगा। कभी कभी वक्त आता है जब आपको बिना झिझक एक दमदार कदम उठाना होता है, ताकि सामने वाला चौंक जाए और आपके प्रभाव में आ जाए। ये कदम डरावना हो सकता है, लेकिन वही सबसे यादगार बन जाता है। अब इसे भी कहानी की तरह समझते हैं। करण और सिमरन कॉलेज में साथ पढ़ते थे। दोनों अच्छे दोस्त बन गए थे। रोज घंटों बातें करते थे। लेकिन सिमरन को यह लगने लगा था कि करण उसे बस एक दोस्त मानता है, और करण को डर था कि अगर उसने कुछ बोला तो दोस्ती भी टूट सकती है। फिर एक दिन कॉलेज के फेयरवेल पर करण ने अचानक एक गाना गा दिया, सबके सामने, जो उसने कभी किसी को नहीं सुनाया था। वो गाना सिमरन को लेकर लिखा गया था और करण ने साफ कह दिया, ये मेरी उस दोस्त के लिए है जिससे मैं अब दोस्त से ज्यादा जुड़ गया हूं। सिमरन हैरान थी। वो सोच भी नहीं सकती थी कि करण ऐसा कुछ करेगा। लेकिन वहीं से उनकी कहानी एक नए मोड़ पर आ गई। लेखक कहते हैं, हर सेडक्शन की प्रक्रिया में एक पल आता है जब सब दांव पर लगाना पड़ता है। अगर आप उस क्षण पर साहसी नहीं बने, तो आप अपना असर खो देंगे। कभी कभी लोग बोलने से डरते हैं क्योंकि नतीजा अनिश्चित होता है। लेकिन जो लोग उस डर को पार करके एक बोल्ड मूव करते हैं, वो सामने वाले की सोच में हमेशा के लिए बस जाते हैं। चैप्टर 7, बिविच द सेंसेस। इस अध्याय में लेखक कहते हैं कि किसी को सिर्फ बातें करके आकर्षित नहीं किया जा सकता। असली आकर्षण तब होता है जब आप उसकी पांचों इंद्रियों को छूते हैं। वो आपको देखकर ठहर जाए, आपकी आवाज सुनकर सुकून महसूस करे, आपकी खुशबू उसे याद रह जाए, आप उसे फील होने लगे, सोचने की नहीं महसूस करने की चीज बन जाए। जब आप किसी की इंद्रियों में उतर जाते हैं, तो उसका दिमाग और दिल आपके कब्जे में आने लगते हैं। अब इसे एक सच्ची लगने वाली कहानी में महसूस कीजिए। अमन एक आर्ट गैलरी में काम करता था। वो बहुत ज्यादा बोलने वाला इंसान नहीं था,
लेकिन उसकी चाल में एक ठहराव, उसकी आंखों में एक सादगी और उसके पहनावे में एक ऐसा सलीका था जो लोगों को पहली नजर में भा जाता था। वो जब किसी से बात करता तो धीरे और साफ शब्दों में, बिना जल्दबाजी के बोलता। उसकी आवाज में ऐसा गहराव था जैसे कोई धीमा बहता झरना। एक दिन सना उस गैलरी में आई, बस ऐसे ही घूमते हुए। अमन ने उसे मुस्कुराकर वेलकम कहा और बस एक छोटी सी पेंटिंग के बारे में 2 मिनट बात की। लेकिन सना को ना उसकी बात याद रही, ना वो पेंटिंग। उसे याद रही वो महक जो अमन के पास खड़े होने पर महसूस हुई। याद रही उसकी आवाज जो उस दिन के बाद कई दिनों तक उसके दिमाग में गूंजती रही। उस दिन के बाद सना बार बार उस गैलरी में आने लगी। वजह खुद भी नहीं जानती थी। उसे बस वहां रहना अच्छा लगता था। असल में अमन ने जो किया वो शब्दों से नहीं था, उसने उसकी इंद्रियों को छू लिया था। लेखक कहते हैं, जब आप किसी के मन को छूना चाहते हैं तो सबसे पहले उसकी आंखों, कानों और त्वचा से होकर गुजरें। आप कैसे चलते हैं, कैसे देखते हैं, कैसी खुशबू रखते हैं, कैसी रोशनी में खुद को पेश करते हैं, ये सब उतना ही जरूरी है जितना कि आपकी बातें। चैप्टर 8, कंफ्यूज डिजायर एंड रियलिटी, द परफेक्ट इल्यूजन। इस अध्याय में लेखक बताते हैं कि लोगों को वही चीज सबसे ज्यादा आकर्षित करती है जो उन्हें सपनों जैसी लगे पर पकड़ में ना आए। आप सामने वाले को एक ऐसी दुनिया दिखाइए जो हकीकत से थोड़ी बेहतर हो, थोड़ी रूमानी, थोड़ी फिल्मी, थोड़ी अजीब, बस इतनी कि उसे लगे कि ये इंसान तो बाकी सबसे अलग है। जब आप किसी को हकीकत से हटाकर एक नए माहौल में ले जाते हैं तो वो आपके साथ जुड़ना एक अनुभव की तरह समझने लगता है, न कि बस एक इंसान से। अब एक जिंदगी से जुड़ी कहानी से समझिए। श्रुति एक कैफे चलाती थी, बहुत ही छोटा सा। लेकिन जैसे ही आप उसके अंदर कदम रखते, आपको लगता जैसे आप किसी और शहर में आ गए हों। लाइटिंग थोड़ी मध्यम थी, दीवारों पर किताबें थीं और हर कुर्सी पर अलग रंग के कुशन थे। वो कैफे कोई आम जगह नहीं थी, वो एक फीलिंग थी। श्रुति खुद भी वैसी ही थी, हर बार कुछ नया पहनती, हर बात को कहानियों की तरह बोलती। वो कभी नहीं बताती थी कि वो शादीशुदा है या नहीं, कहाँ रहती है या क्या पढ़ी है। वो हमेशा लोगों को खुद सोचने देती थी। लोग कैफन में सिर्फ कॉफी पीने नहीं आते थे, वो श्रुति को देखने, उसके बनाए उस दुनिया का हिस्सा बनने और उसके जादुई माहौल में खो जाने आते थे। श्रुति ने अपने आसपास एक सुंदर भ्रम बनाया था और लोगों को वो भ्रम हकीकत से ज्यादा सच्चा लगने लगा था। लेखक कहते हैं, अगर आप खुद को थोड़ा रहस्यमय रखें और सामने वाले को अपने आसपास कुछ ऐसा महसूस कराएं जो वो अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में नहीं पाता, तो आप उसे हकीकत से काटकर अपनी दुनिया में खींच लेंगे। और वहीं से सेडक्शन की असली शुरुआत होती है। चैप्टर 9, शिकार को अलग करें। इस अध्याय में लेखक एक गहरी बात करते हैं। आप तब तक पूरी तरह असर नहीं डाल सकते जब तक सामने वाला बाकी दुनिया के शोर से आजाद नहीं होता। जब तक उसके पास और ध्यान खींचने वाली चीजें हैं, दोस्त, फोन, काम, परिवार, वो पूरी तरह आपके साथ नहीं होगा। लेकिन अगर आप उसे धीरे धीरे इन सब से अलग कर दें, मानसिक रूप से या कभी कभी शारीरिक रूप से भी, तो उसका ध्यान पूरी तरह आपकी ओर मुड़ने लगेगा। अब इसे भावुक मगर सच्ची लगने वाली कहानी से समझिए। अर्जुन और माया की मुलाकात एक म्यूजिक क्लास में हुई थी। शुरुआत में दोनों सिर्फ एक दूसरे की तारीफ करते थे, फिर बातें बढ़ीं। माया बहुत सोशल थी, हमेशा दोस्तों के साथ, फोन पर बिजी, पार्टी करती रहती। अर्जुन जानता था कि अगर वो माया को सिर्फ मैसेज करता रहेगा तो कभी खास नहीं बन पाएगा। उसने धीरे धीरे माया को उन सब चीजों से अलग करना शुरू किया। जब भी माया उससे मिलने आती, अर्जुन फोन बंद कर देता, किसी सुनसान पार्क में ले जाता, बारिश में बाइक चलाता या उसे किसी पुरानी लाइब्रेरी ले जाता जहां बस किताबों की आवाज होती। धीरे धीरे माया को वो पल इतने सुकून देने लगे कि उसने खुद ही अपने दोस्तों से दूरी बनानी शुरू कर दी। अब उसे अर्जुन के साथ बिताया वक्त ही रियल रियल लगता था, बाकी सब जैसे बनावटी था। लेखक कहते हैं, आप तभी किसी की सोच, भावना और आत्मा तक पहुंच सकते हैं जब आप उसे बाकी दुनिया से थोड़ा अलग कर सकें। ये दूरी जब भी पैदा होती है, वहां रिश्तों की गहराई जन्म लेती है।
चैप्टर 10 लीड द टारगेट टू द पॉइंट ऑफ नो रिटर्न। इस अध्याय में लेखक कहते हैं कि अगर आप चाहते हैं कि कोई इंसान पूरी तरह से आपके मोह में फंस जाए, तो उसे धीरे धीरे ऐसी जगह ले जाओ जहां से वह चाहकर भी लौट ना सके। वो आपको लेकर इतना कमिटेड हो जाए, इतनी इमोशनल इन्वेस्टमेंट कर ले कि अब वो आपके बिना रहना अपने लिए नुकसान समझे। इसे एक साधारण सी मगर गहराई वाली कहानी से समझते हैं। श्रुति और आरव एक ही ऑफिस में काम करते थे। आरव बहुत शांत रिजर्व्ड था, पर श्रुति की हर बात उसे खींचती थी। वो धीरे धीरे उसके साथ छोटी बातें करने लगा। कभी चाय का ऑफर, कभी एक किताब देना, कभी कुछ थॉटफुल मैसेजेस। श्रुति ने कभी जल्दीबाजी नहीं की। वो आरव की हर जरूरत, हर कमजोरी, हर अकेलेपन को चुपचाप महसूस करती रही। हफ्तों महीनों तक उसने आरव का भरोसा जीता। फिर एक दिन जब आरव ने बताया कि उसकी मां बीमार है, तो श्रुति ने बिना कहे घर आकर मदद की, दवाई लाई, खाना बनाया। आरव को पहली बार लगा, अब मैं इसके बिना अधूरा हूं। श्रुति ने धीरे धीरे ऐसा इमोशनल बंधन बना दिया था कि आरव को यह महसूस होने लगा कि अगर श्रुति नहीं रही तो उसकी जिंदगी की शांति चली जाएगी। वो अब खुद ही उससे दूर जाने से डरने लगा। लेखक कहते हैं, जब आप सामने वाले को इतना इमोशनली इन्वेस्ट करा देते हैं, तो वो खुद को आपके हवाले कर देता है। और वही होता है नो रिटर्न पॉइंट। चैप्टर 11 इफेक्ट और रिग्रेशन। इस अध्याय में लेखक बताते हैं कि हर इंसान के अंदर एक मासूम बच्चा छिपा होता है जो प्यार, सुरक्षा और बिना शर्त अपनापन चाहता है। अगर आप किसी को इतना सुकून दे सकें कि वो खुद को आपके सामने पूरी तरह से खोल दे, रो सके, बचपने जैसा बन जाए, तो वो आपके प्यार का गुलाम बन जाएगा। अब इसे एक सच्चाई से भरी कहानी में पिरोते हैं। दिया एक समझदार, आत्मनिर्भर लड़की थी, लेकिन उसके अंदर एक टूटी हुई बच्ची भी छिपी थी, जिसे कभी किसी ने पूरा अपनाया नहीं था। जब वो रोती, लोग कहते, इतनी स्ट्रांग बनो, इतना रोती क्यों हो? लेकिन कबीर अलग था। उसने दिया को कभी कहा नहीं कि वो स्ट्रांग बने। जब दिया उसके सामने रोई, तो कबीर ने बस उसे गले से लगाया और कहा, रो लो, जितना मन करे, मैं हूं। धीरे धीरे दिया उसकी बाहों में वैसी हो गई जैसी वो कभी अपने बचपन में मां के पास होती थी, बेसहारा लेकिन पूरी तरह महफूज। कबीर ने दिया के उस मासूम हिस्से को सहलाया जिसे कभी किसी ने छुआ तक नहीं था। लेखक कहते हैं, अगर आप सामने वाले को उसकी सुरक्षा की जगह बन जाएं, तो वो अपनी सबसे असुरक्षित भावनाओं के साथ आपके पास लौटेगा। और यही कनेक्शन सबसे गहरा होता है, इमोशनल रिग्रेशन। चैप्टर 12 स्टर अप द ट्रांसग्रेसिव एंड टैबू। इस अध्याय में लेखक समझाते हैं कि हर इंसान के अंदर कुछ ऐसा होता है जो वो समाज से, खुद से और दूसरों से छिपाता है। कुछ वर्जित इच्छाएं, कुछ गुप्त आकर्षण, कुछ ऐसे ख्याल जो उसे खुद डराते हैं। अगर आप उसकी इन छिपी हुई इच्छाओं को जगा दें, तो वो खुद को आपके साथ एक नया आजाद इंसान महसूस करेगा। इसे एक रहस्यमयी मगर सच्ची लगने वाली कहानी से समझते हैं। अनामिका एक बहुत सभ्य, शरीफ लड़की थी, हमेशा मर्यादा में रहने वाली, सही गलत सोचने वाली। लेकिन जब उसकी मुलाकात ईशान से हुई, तो वो कुछ बदलने लगा। ईशान कभी कभी बहुत खुले विचारों की बातें करता, जैसे कभी किसी डर के बिना जीने का मन करता है, या अगर किसी को बस अपनी मर्जी से जीने की आजादी मिले तो वो क्या करता। अनामिका को शुरू में ये बातें अजीब लगती थीं, लेकिन धीरे धीरे उसने खुद को इन ख्यालों की तरफ खींचते पाया। उसने पहली बार अपने अंदर की एक ऐसी स्त्री को देखा जो आजाद थी, जिसने कभी किसी को ना नहीं कहा और जिसे अपने अंदर के डर को तोड़ना आता था। ईशान ने उसमें वो जगाया जिसे वो हमेशा दबाकर रखती थी। लेखक कहते हैं, लोग उन्हीं की ओर खींचते हैं जो उनके अंदर के डर, वर्जनाएं और छुपी इच्छाओं को सामने लाते हैं। अगर आप किसी को उसके छिपे हुए सच से मिलवा दें, तो वो आपको कभी भूल नहीं पाएगा। चैप्टर 13 लीड द टारगेट टू सेल्फ डिस्ट्रक्शन, क्रिएट इमोशनल टर्मोइल। इस अध्याय में लेखक कहते हैं कि जब सामने वाला भावनात्मक रूप से आप में उलझ जाता है, तो वो धीरे धीरे अपनी समझदारी खोने लगता है। उसे खुद नहीं समझ आता कि उसे गुस्सा क्यों आ रहा है, दुख क्यों हो रहा है, पर फिर भी वो आपके पास ही लौटता है।
आपका लक्ष्य ये होता है कि वो आपके साथ रहकर कभी पूरी तरह सुकून में ना आ पाए। थोड़ी उलझन, थोड़ा इमोशनल तूफान चलता रहे। अब इसे एक गहराई से भरी मगर असली लगने वाली कहानी से समझिए। मेघा बहुत शांत और समझदार लड़की थी। उसकी जिंदगी में कोई ड्रामा नहीं था। लेकिन तभी उसकी मुलाकात हुई विवेक से। विवेक कभी उसे बहुत स्पेशल महसूस कराता, कभी अचानक दिन भर गायब हो जाता, कभी इतनी प्यारी बातें करता कि मेघा को लगता अब ये रिश्ता आगे बढ़ेगा, और फिर 2 दिन बाद कहता मुझे थोड़ा स्पेस चाहिए। मेघा हर बार उलझ जाती, मैंने कुछ गलत तो नहीं किया? क्या मैं बहुत क्लिंगी हो गई? वो खुद को ही कसूरवार मानने लगी, रोती, परेशान होती। लेकिन हर बार जब विवेक वापस आता तो उसका दिल पिघल जाता। धीरे धीरे वो इतनी टूट गई कि अब वो खुद नहीं समझती थी कि वो क्या चाहती है। वो सिर्फ ये चाहती थी कि विवेक उसे छोड़कर ना जाए, चाहे कुछ भी हो जाए। लेखक कहते हैं, जब आप सामने वाले की भावनाओं को बार बार हिलाते हो, उसे खुद पर सवाल उठाने पर मजबूर करते हो, तो वो खुद ही टूटने लगता है। और जब वो खुद को कमजोर महसूस करता है, तो आपको अपना सहारा समझने लगता है। यही असली कंट्रोल होता है। चैप्टर 14, कंफ्यूज द टारगेट। इस अध्याय में लेखक बताते हैं कि जब इंसान किसी चीज को साफ साफ समझ नहीं पाता, तो वो बार बार उसके बारे में सोचता है। आपको सामने वाले को यह नहीं पता चलने देना चाहिए कि आप क्या चाहते हैं। आप उसे पसंद करते भी हैं या नहीं। आप कितने सीरियस हैं या खेल खेल रहे हैं। जितनी ज्यादा कंफ्यूजन होगी, उतना ज्यादा वो आपको लेकर उलझा रहेगा। अब इसे एक आम जिंदगी से निकली कहानी से समझिए। राज और निधि की मुलाकात एक ट्रिप पर हुई। राज बहुत फ्रेंडली था, बातों में हंसी, फ्लर्टिंग भी थी, लेकिन वो कभी क्लियर नहीं होता था। कभी ऐसा लगे जैसे वो सीरियस है, कभी लगे जैसे बस टाइम पास कर रहा है। निधि जब पूछती, तुम मेरे लिए क्या फील करते हो, तो राज हंसकर कहता, तुम मेरे लिए बहुत खास हो, लेकिन कुछ चीजें नाम देने से उनका जादू खत्म हो जाता है। निधि अंदर ही अंदर परेशान रहती, क्या ये लड़का मुझे चाहता है या बस मेरे साथ खेल रहा है। वो ये बात बार बार अपने दोस्तों से डिस्कस करती, बार बार रात से मिलने का बहाना ढूंढती, क्योंकि जवाब ना मिलना इंसान को और ज्यादा पागल बना देता है। लेखक कहते हैं, अगर आप सामने वाले को साफ जवाब नहीं देंगे, उसकी सोच में रहेंगे, तो वो हर वक्त आपको लेकर सोचता रहेगा। और यही सोच धीरे धीरे मोह, फिर लत बन जाती है। चैप्टर 15, कीप द टारगेट इन सस्पेंस, व्हाट कम्स नेक्स्ट। इस अध्याय में लेखक कहते हैं कि इंसान की सबसे बड़ी जिज्ञासा होती है, अब क्या होगा। अगर आप सामने वाले के लिए हमेशा नया, अनदेखा, अनसोचा बने रहे, तो वो कभी आपसे बोर नहीं होगा। हर बार कुछ नया सोचो, नया कहो, नया करो, ताकि उसे हर पल आपके अगले कदम का इंतजार रहे। अब इसे एक आकर्षक रिश्ते की कहानी से समझिए। संजना एक ऐसी लड़की थी जो कभी एक ही तरह से 2 बार बात नहीं करती थी। एक दिन बहुत रोमांटिक होती, अगले दिन बहुत रिजर्व्ड। कभी अचानक कहती, चलो कहीं घूमने चलते हैं, और एक बार वो बिना बताए एक हफ्ते गायब हो गई। फिर एक किताब भेज दी, उस पर लिखा था, मिस्ड यू, पढ़ो और मुझे समझने की कोशिश करो। राहुल, जो बहुत प्रेडिक्टेबल लड़का था, पहली बार किसी लड़की से इतना उलझा हुआ महसूस कर रहा था। उसे हर सुबह यह जानने में उत्सुकता रहती कि आज संजना क्या करेगी। वो उसकी हर बात, हर इशारा, हर जवाब को एनालाइज करता था, और यही सोच, यही सस्पेंस उसे दिन ब दिन उसी लड़की का दीवाना बनाती गई। लेखक कहते हैं, अगर आप सामने वाले की जिज्ञासा जिंदा रखते हैं, तो आपका रिश्ता कभी मरा हुआ नहीं लगता। हर बार कुछ नया करने, कहने, बनने की कोशिश करें, ताकि उसका दिल और दिमाग दोनों आपके इर्द गिर्द घूमते रहें। चैप्टर 16, यूज द डिमोनिक पावर ऑफ वर्ड्स टू सो chaos। इस अध्याय में लेखक बताते हैं कि शब्दों का बहुत बड़ा असर होता है। अगर आप अपनी बातों में चालाकी और जादू डाल सकें, तो आप सामने वाले के दिमाग में उलझन पैदा कर सकते हैं। मतलब, आप ऐसे शब्द बोलें जो सीधे साधे ना हों, बल्कि दो मतलब निकालने वाले हों। इससे सामने वाला कंफ्यूज हो जाता है, उसके दिल दिमाग में हलचल मच जाती है, और वो आपका ध्यान पूरी तरह आपकी ओर केंद्रित कर देता है। जैसे रोजमर्रा में कोई दोस्त या साथी जो कभी तारीफ करे और कभी सवाल करे,
तो सामने वाला खुद ही सोचने लगता है कि उसने क्या किया, सही या गलत। इसी तरह आप अपनी बातों से उसकी भावनाओं में हलचल पैदा करते हैं और उसे आपके जाल में फंसा लेते हैं। चैप्टर 17, लीड द टारगेट टू द हाइट्स ऑफ प्लेजर। इस अध्याय में लेखक कहते हैं कि आप सामने वाले को खुशी और आनंद के इतने ऊंचे शिखर तक ले जाएं कि उसे आपकी मौजूदगी में जो सुख मिले उसका कोई जवाब ना हो। जब आप किसी के लिए इतने खास बन जाते हैं कि उसका दिल आपकी ओर उछल पड़े, तो वो आपके लिए पूरी तरह समर्पित हो जाता है, जैसे किसी ने कभी भी आपके लिए इतना प्यार और देखभाल नहीं किया हो और आपकी मौजूदगी में उसे जिंदगी का सबसे बड़ा सुख मिले। ये खुशी हो सकती है छोटे छोटे प्यारे पलों से, गहरी बातों से, खास अनुभवों से। बस ये असर होना चाहिए कि सामने वाला सिर्फ आपके साथ ही पूरी तरह खुश और आराम महसूस करे। चैप्टर 18, मिक्स प्लीजर विद पेन। इस अध्याय में लेखक बताते हैं कि केवल खुशी देना ही काफी नहीं होता। कभी कभी सुख और दर्द को मिलाकर देना बहुत ज्यादा असर करता है। जब आप कभी सामने वाले को बहुत खुशी देते हैं और कभी थोड़ी दूरी बना लेते हैं, या कभी उसकी इच्छा पूरी करते हैं और कभी उसे थोड़ा इंतजार कराते हैं, तो वो आपके प्रति और ज्यादा आकर्षित हो जाता है। जैसे अगर कोई हमेशा सिर्फ मिठाई देता रहे तो इंसान उसकी कद्र कम कर देता है, लेकिन जब मिठाई के साथ थोड़ा कड़वापन भी हो तो उसकी चाह और बढ़ जाती है। दर्द और सुख का यह मेल सामने वाले को उलझन में डाल देता है और आपका कंट्रोल बढ़ाता है। चैप्टर 19 में लेखक बताते हैं कि कभी-कभी जितना जरूरी होता है सामने वाले को स्पेस देना। मतलब, अगर आप बहुत ज्यादा पीछा करेंगे तो वो भाग जाएगा। इसलिए थोड़ा पीछे हटो, उसे गिरने दो ताकि वो खुद आपकी तरफ आए। जैसे कोई बच्चे को थोड़ा दूर छोड़ देता है ताकि वो खुद ही वापस आकर गोद में कूद जाए। यहां पर कहानी की तरह सोचिए। प्रिया को उसकी दोस्त अनु बहुत पसंद थी। प्रिया हर वक्त उसे मैसेज करती, कॉल करती, मिलने की कोशिश करती, लेकिन अनु धीरे धीरे दूर होती गई। फिर एक दिन प्रिया ने सोचा, मैं थोड़ी दूरी बनाती हूं, देखती हूं वो क्या करता है। उसने मैसेज करना बंद कर दिया, कॉल नहीं की। कुछ दिनों बाद अन्नू खुद प्रिया के पास आई, बोली, मुझे तुम्हारी कमी लगी। लेखक कहते हैं, जब आप थोड़ा स्पेस देते हैं तो सामने वाला आपसे ज्यादा जुड़ता है, क्योंकि पीछा करने वाला भी पीछा किया जाता है। चैप्टर 20 में लेखक कहते हैं कि शारीरिक आकर्षण भी बहुत बड़ा हथियार होता है। बिना कुछ बोले आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपकी मुस्कान, आपका दिखावा, आपकी चाल, ये सब सामने वाले को आकर्षित करने में मदद करते हैं। जैसे संदीप जब भी साक्षी से मिलता, उसकी नजरों में एक चमक होती, उसकी मुस्कान में एक खास बात होती। वो जानता था कि साक्षी उसकी बातों से ज्यादा उसके हाव भाव से प्रभावित होती है। कभी हल्की छुअन, कभी दूर से नजर मिलाना, ये सब छोटे छोटे इशारे थे जो साक्षी के दिल को छू जाते। लेखक कहते हैं, कभी कभी शब्दों से ज्यादा असर आपकी शारीरिक भाषा का होता है। इसे समझो और इस्तेमाल करो। चैप्टर 21 में लेखक बताते हैं कि जब सही मौका आए तो कदम उठाना चाहिए। मतलब, हिचकिचाओ मत, सीधे आगे बढ़ो, क्योंकि जो लोग जल्दी कदम उठाते हैं वही जीतते हैं। अर्जुन और नेहा की कहानी सोचिए। अर्जुन ने बहुत दिनों तक नेहा के दिल में जगह बनाने की कोशिश की, पर कुछ खास नहीं हुआ। फिर एक दिन अर्जुन ने हिम्मत जुटाई और सीधे नेहा से कहा, मैं तुम्हें पसंद करता हूं, क्या तुम मेरे साथ एक नई शुरुआत करना चाहोगी? नेहा ने भी दिल खोलकर हां कह दिया। लेखक कहते हैं, कभी कभी आपको रुकना नहीं चाहिए, बल्कि कॉन्फिडेंटली अपने मन की बात सामने रखनी चाहिए। यही बोल्ड मूव आपको जीत दिलाता है। चैप्टर 22 में लेखक कहते हैं कि इंसान की पांचों इंद्रियां, देखना, सुनना, छूना, सूंघना और चखना, हमारी भावनाओं को गहराई से प्रभावित करती हैं। अगर आप सामने वाले की इंद्रियों को मंत्र मुग्ध कर दें तो वो पूरी तरह आपके प्रभाव में आ जाता है। मनीष ने अपने साथी कविता के लिए एक खास शाम बनाई। उसने कमरे में उनकी पसंदीदा खुशबू लगाई, धीमी और मधुर धुन बजाई, हल्की रोशनी रखी। जब कविता आई तो उसने मनीष की बातों से ज्यादा उस माहौल को महसूस किया। धीरे धीरे मनीष ने उसकी हथेली को छुआ, उसकी पसंदीदा मिठाई खिलाई।
कविता खुद को एक जादुई दुनिया में महसूस करने लगी। लेखक कहते हैं, जब आप किसी की इंद्रियों को इस तरह जगा देते हैं, तो वो आपको भूल ही नहीं पाता। चैप्टर 23 में लेखक बताते हैं कि प्यार में कभी-कभी आपको सामने वाले को बहुत ऊंचे और खास एहसासों तक ले जाना होता है। मतलब, उसे ऐसा महसूस कराना कि वो इस दुनिया से ऊपर किसी और जगह पर है, जहां सिर्फ आप दोनों हैं। जैसे राकेश ने पूजा को पहाड़ों की एक ऊंची जगह पर ले जाकर उसकी आंखों में देखा और कहा, यहां से नीचे सब छोटी छोटी बातें लगती हैं, बस तुम और मैं और ये हवा जो हमारी कहानी सुन रही है। पूजा को ऐसा लगा कि वो सच में कहीं स्वर्ग जैसी जगह पर है। लेखक कहते हैं, जब आप सामने वाले को इस उत्कृष्ट अनुभव तक ले जाते हैं, तो उसका दिल आपका हो जाता है। चैप्टर 24 में लेखक हमें चेतावनी देते हैं कि आकर्षण के बाद असर भी होता है, और ये असर हमेशा अच्छा नहीं होता। मतलब, जब आप किसी को मोहित करते हो, तो उसके दिल और दिमाग में जो हलचल होती है, उसका असर बाद में उसकी जिंदगी पर पड़ता है। कभी कभी लोग इतने उलझ जाते हैं कि खुद खो जाते हैं। समीरा और रोहित की कहानी सोचिए। रोहित ने समीरा को अपनी ओर खींचा, लेकिन जैसे ही रिश्ता गहरा हुआ, समीरा ने खुद को खोया हुआ महसूस किया। वो धीरे धीरे अपनी पहचान भूलने लगी। लेखक कहते हैं, इसीलिए आकर्षण की कला सीखते वक्त ये समझना जरूरी है कि इसके बाद के प्रभाव क्या होंगे। खुद को और सामने वाले को सुरक्षित रखना भी आपकी जिम्मेदारी है। तो दोस्तों, यह था द आर्ट ऑफ सेडक्शन का सफर, एक ऐसी कला जो आपके रिश्तों को नई दिशा दे सकती है। उम्मीद है कि आप इस किताब की बातें समझ पाए होंगे और अपनी जिंदगी में उनका सही इस्तेमाल करेंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो, तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं ताकि आपसे कोई भी नया वीडियो मिस ना हो। नीचे कमेंट में बताइए कि आपको कौन सा चैप्टर सबसे ज्यादा प्रभावित करता है, या आप किस टॉपिक पर और गहराई से सुनना चाहते हैं। ध्यान रखिए, असली बदलाव तभी आता है जब हम सीखते हैं और उसे अपने जीवन में लागू करते हैं। इसीलिए इस किताब के गुरों को आजमाइए और खुद को नया बनाइए। धन्यवाद।